रेस्पिरेशन इन प्लांट। तो देखो, पहला सवाल ये है कि क्या ये सिलेबस में है। तो हाँ, ये 2024 के सिलेबस में, मतलब कि जो न्यू सिलेबस है उसमें रेस्पिरेशन इन प्लांट सिलेबस में है। अब पॉइंट ये आता है कि रेस्पिरेशन इन प्लांट ये चैप्टर का नाम क्यों पड़ा। अब देखो, एक्चुअली इस प्लांट का नाम रेस्पिरेशन इन प्लांट नहीं होना चाहिए, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म होना चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर में हम जो भी पढ़ने वाले हैं वो हम क्या पढ़ने वाले हैं, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, मतलब कि प्लांट और एनिमल दोनों सेल में रेस्पिरेशन कैसे होता है। अब पॉइंट ये है कि रेस्पिरेशन क्या होता है। तो आपने एक टर्म सुना होगा, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन बोथ आर डिफरेंट। अब ब्रीदिंग में क्या होता है, कि एयर लेते हैं और एयर को आउट ब्रीथ करते हैं, मतलब कि जनरली एयर में क्या होता है, O2 को हम लेते हैं एंड देन CO2 को ब्रीथ आउट करते हैं। तो वो चीज़ें प्लांट में भी होती है और वो चीज़ें एनिमल में भी होती है, मतलब कि प्लांट और एनिमल दोनों ब्रीथ करते हैं। बट पॉइंट आता है रेस्पिरेशन क्या होता है। अब देखो, रेस्पिरेशन ये होता है कि जैसे O2 लेते हैं तो O2 का यूटिलाइजेशन किधर हो, मतलब कि आपके बॉडी में जो एनर्जी फॉर्मेशन के रूप में एनर्जी फॉर्म होती है उसका उसका यूज O2 करता है, मतलब कि O2 आएगा तभी आपके बॉडी में एनर्जी फॉर्मेशन होगी और एनर्जी फॉर्मेशन से आपको एनर्जी मिलेगी। तो वो सारी प्रोसेस जिसके वजह से क्या होता है, O2 फिर उस प्रोसेस से कन्वर्ट होता है एनर्जी में, और एनर्जी के साथ आपको क्या प्रोड्यूस होती है, CO2। अब CO2 प्रोड्यूस होती है तो CO2 आपको पता है जो टॉक्सिक होती है सेल के लिए, तो वो क्या होता है, फिर CO2 ब्रीद आउट हो जाता है। तो ये सारी प्रोसेस, मतलब कि रेस्पिरेशन में क्या आता है, ब्रीदिंग भी आता है एंड देन ब्रीदिंग के बाद जो प्रोसेस होती है जिसमें O2 का यूटिलाइजेशन एंड एनर्जी प्रोड्यूसिंग एंड CO2 प्रोड्यूस, और CO2 प्रोड्यूस होने के बाद CO2 बाहर हो जाता है। तो ये सारी प्रोसेस क्या होती है, रेस्पिरेशन होती है। अब देखो, ये कंसेप्ट समझ में आ गया। तो अभी देखो, रेस्पिरेशन में सिंपल से आपको क्या पढ़नी है कि O2 का यूटिलाइजेशन कैसे होता है। तो O2 का यूटिलाइजेशन आपको यहाँ पे दिखेगा। तो देखो, जितने भी हाईलाइट्स पॉइंटेड हैं ये सब आप हाईलाइट करो एंड देन अब इसमें आप सिंपल सी स्टेप देखो। इसमें पहला स्टेप होता है ग्लाइकोलिसिस, जो कि एरोबिक और एनारोबिक, मैंने एक वीडियो बना रखा है ग्लाइकोलिसिस के ऊपर, तो आप चैनल पे जाकर देख सकते हो, डिटेल एनालिसिस है ग्लाइकोलिसिस। तो अब देखो, इसमें क्या होता है कि जो ग्लूकोज होता है वो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, जिसको प्रूफ बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। और ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में ATP का फॉर्मेशन होता है और कुछ NADPH का फॉर्मेशन होता है, जो इनडायरेक्टली फिर जाके क्या बनाता है, ATP बनाता है। और ग्लाइकोलिसिस किधर होता है, आपके साइटोप्लाज्म में होता है। तो साइटोप्लाज्म में कुछ सब्सटेंस बनते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया में जाके ATP बनाते हैं। तो आपने सुना होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो पावर हाउस बोलते हैं, क्योंकि वो ATP फॉर्मेशन करता है। तो ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट क्या है, पायरुविक एसिड। तो पायरुविक एसिड का यूटिलाइजेशन आगे क्या होता है, तो ग्लाइकोलिसिस के बाद इसके कई सारे कंडीशन होते हैं। तो एरोबिक होगा या एनारोबिक होगा। तो एनारोबिक में क्या होता है, फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन में 2 टाइप्स के आते हैं आपको, पायरुविक एसिड डिकार्बोक्सिलेज एक एंजाइम होता है एंड दूसरा एंजाइम होता है एल्कोहल डिहाइड्रेज। तो ये दोनों एंजाइम की वजह से एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये 3 कंडीशंस में आपको एनारोबिक में कौन से होते हैं, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एंड एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, उसमें CO2 एवॉल्व होता है। तो ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है उसमें CO2 एवॉल्व नहीं होता है, पर एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में CO2 इवॉल्व होता है। तो ये सारे कंसेप्ट मैंने हाईलाइट कर रखे हैं और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी लिख रखे हैं, तो अभी अपने NCERT में ऐसे ऐड करो। एंड देन आता है एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन का क्या मतलब है कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जब क्या होता है, जो रेस्पिरेशन होता है, मतलब कि अब जो प्रोडक्ट ग्लाइकोलिसिस के बने हैं वो क्या करेंगे, O2 लेंगे और O2 लेने के बाद जो क्या करेंगे, वो ATP फॉर्मेशंस वगैरह करेंगे। तो उसको क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो नंबर ऑफ़ ATP होते हैं वो बहुत हाई बनते हैं। अब देखो, इसमें कुछ कंसेप्ट मैंने NCERT में ऐड कर रखे हैं, हाईलाइट कर रखे हैं और लिख रखे हैं, टिक मार्क कर रखे हैं। तो आप भी ऐसे करो, इससे क्या होता है, आपकी रिवीजन बहुत फास्ट होती है और आपकी जो रिकॉलिंग कैपेसिटी है वो भी बहुत इंक्रीज होती है। मतलब कि आप एक बार ऐसे करके पढ़ लिए NCERT, तो दूसरी बार जब आप NCERT पढ़ोगे तो बहुत ही आसानी से पढ़ पाओगे। नेक्स्ट क्या है, सिट्रिक एसिड साइकिल। इसको क्या बोलते हैं, क्रेब साइकिल भी बोलते हैं। तो ये साइकिल के जितने भी कंसेप्ट है यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं। इंजाइम्स में कौन से एक्टिवेटर यूज़ होते हैं एंड देन कौन सा इंजाइम कहाँ यूज होता है, फर्स्ट मेंबर ऑफ साइकिल कौन सा होता है, फर्स्ट CO2 प्रोड्यूस किधर होता है, कौन से मेंबर में कितने कार्बन होते हैं, जैसे पूछ देगा कि ऑक्जेलिक एसिड में कितने कार्बन होते हैं। एंड देन देखो, ये सिलेबस जैसे रिड्यूस किया है ना, तो सिलेबस रिड्यूस करने का मतलब होता है कि अब आपसे डीप चीज़ें पूछी जाएगी NCERT की, तो आपको उतनी ही डीप स्टडी फोकस के साथ करनी पड़ेगी और आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से पॉइंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उतनी फोकस आपकी होनी चाहिए NCERT पे, तभी आप 360 आउट ऑफ 360 ला पाओगे। तो यहाँ पे देखो, कितने ATP बनते हैं क्रेब साइकिल से, कितने NADH2 बनते हैं, कितने GTP बनते हैं, तो वो सब मैंने पॉइंट ऐड कर रखे हैं। कितने FADH2 बनते हैं, और ये जो NADH2 FADH2 बनते हैं, ये देखो
क्रेब साइकिल किधर होता है, आपको माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में होता है। ग्लाइकोलिसिस किधर होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। तो एक्चुअली जितने भी ये सब होते हैं ना, अब क्रेब साइकिल से जो NADH और FADH होते हैं उसका ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ऑलरेडी माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में। लेकिन जो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में NADH2 FADH2 बनता है, मतलब FADH2 तो नहीं बनता है, NADH2 बनता है ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में, देखो यहाँ पे। तो वो क्या होता है, अब साइटोप्लाज्म में होता है, तो साइटोप्लाज्म में फिर क्या होता है, ट्रांसफर होता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, तो उसको ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। देन माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ट्रांसपोर्ट होने के बाद क्या होता है कि ETS सिस्टम होता है। अब जितने भी NADH2 या FADH2 बने हैं वो ETS सिस्टम, मतलब क्या होता है कि यहाँ पे देखो इनर मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में सारे NADH2 कलेक्ट हो जाते हैं, और वो कलेक्ट होने के बाद हाइड्रोजन रिलीज करते हैं, जिससे क्या होता है, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है किधर, इनर मेम्ब्रेन स्पेस में। उससे क्या होता है, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप होता है, जिसकी वजह से ATP फॉर्मेशन होती है वहाँ पे। तो ये थी शॉर्ट प्रोसेस ये रेस्पिरेशन का, और इससे क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और कई सारे एनर्जी प्रोड्यूस होने के बाद क्या होता है, वो बॉडी यूज करता है एनर्जी को, और ये प्रोसेस रिपीटेड होती रहती है। और ये जितने भी सेल हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, सारे ही सेल रेस्पिरेशन करते हैं। तो यहाँ पे ये जो टॉपिक का नाम है रेस्पिरेशन इन प्लांट, ये गलत है। इस चैप्टर का नाम होना चाहिए रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। तो चलो, अगर आपको ये सब कंसेप्ट अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जितने भी हाईलाइट्स है वो सब अपने NCERT में ऐड करो। अगर आपने ऐड कर रखे ऑलरेडी तो अच्छी बात है, बट अगर आपने नहीं हाईलाइट किए हैं या फिर इतने फोकस से NCERT नहीं पढ़े हैं, तो आप इतने फोकस से NCERT पढ़ो, क्योंकि NCERT जितने फोकस से पढ़ोगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर नीट।